1764 के बैटल ऑफ बक्सर बक्सर के वॉर ने तय कर दिया कि अंग्रेजों का डोमिनेंस बंगाल पर होगा और भारत में गुलामी की पहली नींव आपको देखने मिलेगी। बंगाल के बाद 1799 के आंग्ल मैसूर वॉर ने तय कर दिया, जब टीपू सुल्तान मारा गया, कि भैया अंग्रेजों का शासन बंगाल से एक्सपांड होके मैसूर एम्पायर में फैल जाएगा। बंगाल जीत लेने के बाद, मैसूर जीत लेने के बाद अंग्रेज चुपचाप नहीं बैठेंगे, वो अपने एम्पायर को और बढ़ाना चाहेंगे। अब उनकी नजर जाएगी देश के उस एडमिनिस्ट्रेशन पर, देश के उस साम्राज्य पर जो हो सकता था अगर वो भारत में कुछ और लंबे समय तक राज करता तो भारत की दशा और दिशा, भारत का इतिहास कुछ अलग होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि ये साम्राज्य भी बाद में अंग्रेजों के हाथ में आ गया और भारत के इतिहास में गुलामी की जंजीरें, गुलामी का जो केस है वो बढ़ता चला गया। जी हां साथियों, मैं बात करने वाला हूं बंगाल और मैसूर के बाद में भारत के मराठाओं के बारे में। भारत में पहले मराठाओं का राइज होगा, मराठाओं का उत्कर्ष फैलेगा, मराठा एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट होगी और बहुत साहस के साथ, बहुत इनकरेजमेंट के साथ में भारत के अंदर मुगलों को टक्कर देने के लिए मराठा काम करेंगे। ये अपना एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन बनाएंगे, ये एक अपना अलग विजन सोचेंगे और भारत को उसी हिसाब से आने वाले इतिहास को जन्म देंगे। लेकिन बाद में कुछ चीजें गलती होंगी, कुछ और लोग आएंगे, अंग्रेजों के साथ भिड़त होगी और कहीं ना कहीं इतिहास बिगड़ जाएगा, विचलन में जाएगा, डिवीजन में जाएगा। चलिए, मराठाओं के साथ में अंग्रेजों का क्या मामला रहा, कैसे कैसे वॉर्स हुए, मराठाओं का राइज कैसे हुआ और कैसे उस साम्राज्य का पतन हो जाता है, उसकी चर्चा करते हैं। साथियों, जब हम मध्यकाल को पढ़ेंगे तो मैं आपको असल कहानी मराठाओं के उत्कर्ष की समझाऊंगा, जहां मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी कहानी, उसके बाद में कौन आता है, ये पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमारा जो विषय वस्तु है वो अंग्रेजों का विस्तार है, अंग्रेजों के एक्सपांशन को समझना है, जिसमें हमको थोड़ी बहुत बातें तो मराठाओं के बारे में समझनी पड़ेगी, लेकिन हमारा केंद्र बिंदु अंग्रेजों के साथ मराठाओं के इतिहास को समझना है, ना केवल मराठाओं के राइज को। वो हम मध्यकाल में समझेंगे, मिडाइवल हिस्ट्री में समझेंगे। चलिए, कुछ बेसिक बेसिक बातों को हम समझते हैं। भारत के दक्कन के क्षेत्र में आप सभी जान रहे हो भैया, यहां पर आपको मराठाओं का मामला देखने मिल रहा है और वास्तव में मराठा चाह रहे हैं कि भैया पूरे के पूरे भारत में धीरे करते करते हम अपनी विजय पताका को फैलाएं और अपना केसरी हिंद स्वराज की स्थापना करें। वास्तव में यह विजन अभी तक किसी भी साम्राज्य के अंदर नहीं आया है। ये शानदार विजन के साथ में इस देश के अंदर, इस सभ्यता के अंदर एक नए, एक विजन का, एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व का जन्म होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का। उनके द्वारा मराठा साम्राज्य की नींव को डाला जाता है, स्थापना की जाती है। लेकिन साथियों समझना, समय समय पर दुश्मन बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं, तब उनके सामने चुनौती है मुगल, तब औरंगजेब या मुगल साम्राज्य हमारे मराठाओं के लिए चुनौती बन रहा है। तो वास्तव में शिवाजी महाराज, ऐसा बोल सकते हो आप कि मराठाओं को आप दो फेज में समझोगे, एक मराठा के जो छत्रपति होंगे उनके बारे में, और एक छत्रपति के बाद में शक्तियां शिफ्ट होंगी पेशवा के हाथों में, उसके संदर्भ में आपको तीन प्रकार से मराठाओं के साथ हिस्ट्री के दृष्टिकोण को, पॉइंट ऑफ व्यू को समझाऊंगा। वास्तव में पहला, छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बाद जो जो शासन की बागडोर संभालते हैं उनके बारे में हमको बेसिक बातें मध्यकाल में समझना है। छत्रपति शिवाजी महाराज या इस पद के बाद जब शक्तियां डिलीवर होंगी पेशवा के पास, तो कौन कौन इंपॉर्टेंट पेशवा रहेंगे, वो कैसे काम करेंगे, उनकी बातें हमें करना है। जब पेशवा का साम्राज्य भी कमजोर हो जाएगा, तब अंग्रेजों के साथ वॉर होंगे, एंग्लो मराठा वॉर, आंग्ल मराठा वॉर, जिस समय पर ये मराठा का साम्राज्य टूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा और बाद में अंग्रेज इसको अपने क्षेत्र में बुला लेंगे, अपने एम्पायर के अंदर मर्ज कर लेंगे, और ये तीसरी हिस्ट्री आपको देखने मिलेगी। ये वाली हिस्ट्री हम मेनली बात करेंगे कहां पर, मध्यकाल में। इसकी आज हम कुछ बातें करते हैं और उसके बाद में अंग्रेजों की कहानी को भी समझना स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहली बेसिक बातें को समझिए। मराठा शक्ति को स्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले संस्थापक या फाउंडर माने जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। इनके बाद में आपको देखने मिलते हैं संभाजी।
जिनके बारे में अभी आपको मूवी देखने मिल रही है। और दोनों समय में ही आपको देखने मिल रहा है मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ में इनका संघर्ष चल रहा है और कड़ी टक्कर दी जा रही है। वास्तव में इस समय पर ब्रिटिशर्स का मामला नहीं है, क्योंकि भैया 1707 जब तक औरंगजेब जिंदा है तब तो अंग्रेज भी रिंग ऑफ फेंस की नीति, घेरे की नीति को अपनाकर चुपचाप बैठे हुए हैं। तब तक इनका संघर्ष आपस में चल रहा है। जैसे ही संभाजी के बाद में आपको देखने मिलता है तो राजा राम और उनकी पत्नी ताराबाई शिवाजी सेकेंड को संरक्षण देकर शासन की बागडोर को हाथ में संभालते हैं। फिर आते हैं साहू जी, और साहू जी बाद में आने के बाद 1707 से 49 तक औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जब औरंगजेब का साम्राज्य खत्म हो गया, अब मुगल शासन की चीजें भी टूटने लगी, डिसइंटीग्रेट होने लगी, तब साहू जी महाराज ने अपने शासन को तो वास्तव में छत्रपति पद को होल्ड किया और यहां पर वो नेक्स्ट मराठा रूलर के रूप में देखने मिल रहा है। लेकिन क्योंकि साहू जी महाराज को यहां पर कई बार सहायता, यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि शिवाजी महाराज ने अपने रीजन में, अपने एम्पायर में शानदार रूल करने के लिए, एक बेहतर ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए 8 मंत्रियों के गुट को तैयार किया था, जिसे कहा जाता था अष्टप्रधान। वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज अष्टप्रधान 8 मंत्रियों के साथ बैठक करके महत्वपूर्ण डिसीजंस लिया करते थे और अपने एम्पायर की मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी के माध्यम से काम करते थे। उन 8 मंत्रियों में जो सबसे प्रमुख मंत्री था उसी को आप वर्तमान में एक आम शब्दों में प्रधानमंत्री बोल सकते हो, लेकिन उस समय के शब्द में उसे कहा जाता था पेशवा। मतलब वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही बेहतर रूल करने देश के अंदर पेशवा के पोस्ट को, पेशवा के पद को जन्म दिया था। पेशवा का पद कोई नया नहीं है। साहू जी महाराज के समय पर क्या हुआ, साहू जी महाराज ने देखा कि भैया बहुत ज्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही हैं और मुझे अपने शासन को बेहतर ढंग से स्टेब्लिश रखने के लिए मुझे पेशवा को और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। इसलिए साहू जी महाराज के समय यानी 1707 से 1749 के बीच जो मेजर शक्तियां मराठा एम्पायर की हैं वो पेशवा को डिलीवर होती देखने मिलेंगी। मतलब नाम मात्र का नॉमिनल आपको प्रधान यहां पर छत्रपति के पद पर रूलर देखने मिलेगा, लेकिन जो मेजर काम वॉर के डिसीजंस ले रहे होंगे वो होंगे पेशवा। और आपको जो मेजर पेशवा देखने मिल रहा है उनका नाम है बालाजी विश्वनाथ, जो 1713 से लेकर 1720 तक अपना मेजर काम करते हैं। बालाजी विश्वनाथ के बाद में बाजीराव प्रथम आपको देखने मिलते हैं, जिनका संबंध आपको बाजीराव मस्तानी मूवी से देखने मिलता है। अभी बात करेंगे इनके बारे में। इनके बाद आपको बालाजी बाजीराव नाना साहब देखने मिलेंगे 1740 से 1761 के बीच में। फिर आपको माधव राव देखने मिलेंगे, फिर आपको नारायण राव देखने मिलेंगे, फिर माधव राव नारायण राव सेकेंड देखने मिलेंगे और अंतिम आपको पेशवा देखने मिलेंगे बाजीराव सेकेंड, जो अंतिम रूप से पेशवा माने जा रहे हैं। तो यहां पर आपको दो हिस्ट्री देखने मिल रही है, छत्रपति पद की हिस्ट्री, छत्रपति पद के अलावा पेशवा के पद की हिस्ट्री, और पेशवा पद के बारे में आपको और डिटेलिंग में जाना चाहिए। चलिए अपन एक एक बातों को समझना स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्रमुख पेशवाओं की बात करें तो सबसे पहले आपको देखने मिलते हैं भैया बाजीराव विश्वनाथ, जो मेनली पेशवा पद को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यहां पर देखिए ताराबाई के विरुद्ध साहू जी को सहायता करते हैं। साहू जी अपने इंटरनल मैटर में फंसे हुए थे कि किसको राज मिलेगा, भैया चाचा को मिलेगा, बड़े बाबा को मिलेगा, वगैरह वगैरह, बहुत ज्यादा नौटंकी चल रही थी। तब साहू जी को छत्रपति बनाने, पद पर बैठाने के लिए बालाजी विश्वनाथ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और यहीं पर उन्होंने अपनी शक्ति को इनरिच भी किया। साहू ने इनको जो उपाधि प्रदान करी उनका नाम था सेनाकर्त। तो प्रश्न आ सकता है कि भैया किस पेशवा को सेनाकर्त नाम की टाइटल को दिया जा रहा है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है बालाजी विश्वनाथ को, समझ पा रहे हैं। और यहीं पर 1713 में इनको पेशवा बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अत्यंत प्रतिभाशाली थे, एक्सट्रीम मामला देखने मिल रहा है, शानदार क्वालिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज की क्लास में आपको ध्यान रखना है कि वास्तव में एक शिवाजी महाराज थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन वो मराठा साम्राज्य बाद में साहू जी तक आते आते कमजोर हो गया था। इंटरनल मैटर, गृह युद्ध में अपनी घर की पॉलिटिक्स में फंस चुका था। तो पॉइंट समझना साथियों, इसी समय पर मराठाओं को दूसरी बार वापस से स्टेब्लिश करने के लिए, मराठाओं की शक्ति को सेम उसी प्रकार जो शिवाजी महाराज का संकल्प था, उनका विजन था, उसी प्रकार स्टेब्लिश करने के लिए जिसको क्रेडिट जाता है उनका नाम है बालाजी विश्वनाथ। इसलिए कहा जाता है कि भैया भारत के अंदर मराठा साम्राज्य का जो सेकेंड फाउंडर है, पहले फाउंडर थे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके बाद में जब शासन कमजोर हुआ उसके बाद में मराठा साम्राज्य को असल में स्टेब्लिश करने के लिए जो व्यक्ति सामने देखने मिल रहे हैं उनका नाम है पेशवा। मतलब छत्रपति की शक्ति पेशवा के हाथ में आ चुकी है और यहां पर बालाजी विश्वनाथ आपको मेन लीड रोल प्ले करते देखने मिल रहे हैं। जुल्फिकार खां को दक्कन में पराजित करते हैं,
चौथ और सरदेश मुखी को वसूल करते हैं। ये मैं आपको मध्यकाल में बताऊंगा कि चौथ और सरदेश मुखी क्या है। समझो, वास्तव में एक प्रकार का टैक्स है जिससे मराठाओं का रेवेन्यू आगे बढ़ता है। इसी को अपन चौथ और सरदेश मुखी के रूप में जान रहे हैं। 1719 में सैयद बंधु से ये डील करते हैं। रिचर्ड टेम्पल इस डील को मेगना कार्टा कहता है। सोच के देखो, सैयद बंधु जिसे किंग मेकर कहा जा रहा है कि दिल्ली में मुगल सल्तनत के बाद में जब कमजोर हो जा रहा है तो दिल्ली का राजा कौन बनेगा, सुल्तान कौन बनेगा, बादशाह कौन बनेगा, डिसाइड करने वाले हैं सैयद बंधु। उनके ये टॉक कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं। और वास्तव में अंग्रेजों को मेगना कार्टा देने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम था फर्रुखशियर, जिसे अपन घृणित कायर कह रहे हैं, उनको उसके पोस्ट से, उनके पद से हटाने के लिए मेजर रोल प्ले कर रहे हैं बालाजी विश्वनाथ। यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट कई सारे काम देखने मिलेंगे कि कौन वो व्यक्ति जो सैयद बिजू से डील कर रहा है और भैया मुगल बादशाह को हटाने की बात कर रहा है, घेराव करने की बात कर रहा है। भैया इनके बाद इनके सुपुत्र और ज्यादा गुणी और ज्यादा एट्रीब्यूट धारण करने वाले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के व्यक्ति बाजीराव फर्स्ट सामने आते हैं। 1720 से 1740 के बीच में इनका डोमिनेंस आपको देखने मिलता है पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य और भारत में। हिंदू पद पातशाही की सोच को एस्टेब्लिश करने वाले, अपने क्षेत्र को अटक से लेकर कृष्ण तक फैलाने की सोच को रखने वाले, प्रोस्पेक्ट को धारण करने वाले बालाजी विश्वनाथ, जिसे बाजीराव बल्लाट या बाजीराव मस्तानी में आप जिनको जान पा रहे हो, इनकी कहानी आपको देखने मिलती है। अपनी सैनिक क्षमता का विस्तार करते हैं और शिवाजी महाराज जो कि गुरिल्ला पद्धति में, गुरिल्ला पद्धति मतलब मान के चलो ये पहाड़ है और पहाड़ के बीच जैसी शत्रु की सेना आएगी तो एकदम से छिपकर मारपीट करेंगे और फिर गायब हो जाएंगे, फिर मारपीट करेंगे। शत्रु को पता ही नहीं चलेगा उनकी सेना कब खत्म हो गई और वो सीधे फेस ऑफ नहीं कर पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे। इसे अपन बोलते हैं गोरिल्ला सिस्टम करना, लड़ाई करने के लिए। तो पहले शिवाजी महाराज के अंदर दक्ष थे, कैपेबल थे, और उसके बाद अपनी सेना को गोरिल्ला पद्धति में बाजीराव प्रथम ट्रेन करते हैं और कई सारी युद्ध विजय जीतते हैं। बुंदेलखंड के शासक राजा छत्रसाल को जब सहायता होती है, आपने देखा होगा बंगाल का आक्रमण होगा, मूवी के अंदर देखा है, तो मस्तानी बाई को पहुंचाया जाएगा। तो बाजीराव प्रथम पहले तो मना करते हैं, लेकिन बाद में एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा की सहायता करे, इस भावना से वो बाद में छत्रसाल जी की सहायता करते हैं और बाद में आपको मस्तानी जी के साथ उनका प्रेम प्रसंग भी देखने मिलता है। मस्तानी छत्रसाल की बेटी है, दूसरे धर्म की जो महिला है उनके साथ छत्रसाल का विवाह होता है, उनकी पुत्र के रूप में आपको मस्तानी भी देखने मिलती है। समझ पा रहे हैं? मुगल साम्राज्य को ये पुराना खोखला वृक्ष कहते हैं। मतलब सोच के देखो, अभी तक जब तक बाजीराव प्रथम है, शानदार राजा है, अभी तक इनके दिमाग में अंग्रेजों का मामला नहीं है। कई बार जैसे बोलते हैं ना, हाइपोथेटिकली हिस्ट्री को सोचने वाले लोग कहते हैं कि अगर अंग्रेजों का सामना अगर शिवाजी महाराज से होता या बाजीराव प्रथम से होता तो हो सकता है इतिहास कुछ और होता। ये ऐसा कहा जाता है कि भैया जब अंग्रेज भारत के अंदर अपना प्रसार कर रहे हैं, अभी कहानी आगे बढ़ेगी, जब मराठाओं का अंग्रेजों के साथ वॉर होगा, अगर उस समय मराठाओं के अंदर पेशवा बाजीराव प्रथम जैसे होते तो कभी भी मराठा अंग्रेजों को विजय ना होने देते। ऐसी कई सारी बातें आपको देखने मिलती है। हाइपोथेटिकल, अब इतिहास किसी के लिए रुकता नहीं है, इतिहास समय समय की बात करता है। इस समय पर अंग्रेज नहीं आ रहा है, इस समय तो भैया मुगल शासन को कमजोर कहा जा रहा है, पुराना खोखला वृक्ष कहा जा रहा है, उसे तोड़ने की बात की जा रही है, फेंकने की बात की जा रही है, क्योंकि औरंगजेब निपट चुका है। तो मुगल साम्राज्य की देखा, इनका विचार यह है कि अब मुगल साम्राज्य निपट चुका है, अभी ब्रिटिशर्स की भनक नहीं है, अब इनको दिल्ली में अपनी चीजों को स्टेब्लिश करना है और पूरे के पूरे भारत में मराठा साम्राज्य के एक्सपांशन को ध्यान देना है। ये अलग फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं। लेकिन बात वही होती है, कई सारे लोग कहते हैं कि मदिरा और मस्तानी के चक्कर में ऐसा विजनरी व्यक्ति फंस जाता है और अपने विजन को भूल जाता है और बाद में काम नहीं कर पाता। और साथ ही ऐसा होता है, जब आपने बड़ा लक्ष्य रखा है और उसके बीच में आपने कहीं पर डिस्ट्रैक्शन को अपने जीवन में खोज लिया, तो पक्की बात है आपका जो बड़ा लक्ष्य है वो तो आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। चाहे आप व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हो सकते हो, लेकिन अगर आपने सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए कोई बड़ा लक्ष्य रखा है तो हो सकता है वो पिछड़ जाए। और यहां पर आपको रियल एग्जांपल देखने मिल रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में आपको जो मेन काबिल व्यक्ति देखने मिल रहा है उसका नाम था बाजीराव फर्स्ट। शानदार कूटनीति, शानदार चीजें थी, लेकिन क्या काम था, मदिरा और मस्तानी के चक्कर में बाद में चीज। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भैया प्रेम प्रसंग करना बुरी बात, सारी चीजें, लेकिन इतिहास आपको बता रहा है कि अगर विजन है तो विजन से भटक हो गए। आपने मूवी के अंदर देखा, पूरा मराठा साम्राज्य छीछा लेदर में हो जाता है केवल इस कहानी के चलते। हालांकि वो मूवी थी, उसके अंदर कुछ क्रिएटिव फ्रीडम लिया गया होगा, लेकिन आपको इतिहास भी देखने मिल रहा है कि यहां से चीजें कमजोर भी होना स्टार्ट हो जाएगी। 1737 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह 1790, जो कि 1719 से लेकर 1748 तक मुगल बादशाह के पद पर रहेगा, मोहम्मद शाह रंगीला, जिसके समय पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, उस पर आक्रमण करने वाला, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला कोई पेशवा। सोच के देखो साथियों,
दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बन रही है। मोहम्मद शाह रंगीला को पीटने की बात यहां पर चल रही है। सैयद बंधु से मिलने के लिए इनके पिताजी ठीक थे, बाजीराव विश्वनाथ, समझ पा रहे हैं। उसके बाद बाजीराव प्रथम के द्वारा दिल्ली का घेराव करने की बात चल रही है। तो पहला आपको पेशवा देखने मिल रहा है जो कि मोहम्मद शाह को निपटाने की बात सोच रहा है, सारा काम कर रहा है। अटक से लेकर कृष्णा तक मराठाओं के साम्राज्य को एक्सपांड करने की बात चल रहा है। पाल खेड़ा के वॉर में हैदराबाद के निजाम को चुप करा देते हैं उनके साथ कि भैया जब भी हम किसी के साथ वॉर करें तुम चुपचाप बैठना। मुंगी शिवा गांव की संधि, मुंगी शिवा गांव की ट्रीटी कर दी जाती है। ऐसे ऐसे काम भी बाजीराव फर्स्ट ने किए, बहुत शानदार काम था। इसी काल में आपको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों का जन्म देखने मिल रहा है। यही वो मराठा थे जिससे आपको बाद में सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ इनका इत्यादि जन्म, मतलब जो जो जैसे मान के चलो मेरी सेना के अंदर कुछ अच्छे लोग काम कर रहे हैं तो मैं उन्हें किसी क्षेत्र की जागीर दे दूंगा कि जाओ तुम इंदौर में जाके अपने होलकर की स्टेब्लिशमेंट कर लो, जाओ तुम ग्वालियर में जाके इसकी स्थापना कर लो। यहीं से सिंधिया, होलकर और भोंसले, गायकवाड़ इत्यादि अलग अलग वंश भी आपको देखने मिलेंगे जो अलग अलग राज्यों के इतिहास में आप पढ़ते रहते हो। बाजीराव प्रथम के बारे में एक और चीज ध्यान रखना है कि नादिर शाह, जिसको आप ईरान का नेपोलियन कहते हो, जो तख्ते ताउस को लूटता है, कोहिनूर हीरा को लूट कर ले जाता है। तख्ते ताउस वास्तव में आपको शाहजहां के सांबर बनते देखने मिलता है। उसने अपने तख्त में कोहिनूर हीरा लगवाया था जिस पर अब वास्तव में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला शासन कर रहा है। अब उस मोहम्मद शाह रंगीला को पीट कर उसके पास से आपको तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा, 70 करोड़ की संपत्ति जो लूट कर ले जा रहा है। करनाल का वॉर आपको देखने मिल रहा है। 1739 की बात चल रही है भारत में नादिर शाह की आक्रमण का और दिल्ली की लूट का। इस समय अगर प्रश्न आता है कि भैया हालांकि नादिर शाह का बाजीराव फर्स्ट के साथ कोई वॉर नहीं हुआ, फेस ऑफ नहीं हुआ, लेकिन अगर प्रश्न आता है कि इस समय पर मराठा शासन में कौन था तो आपको पता होना चाहिए कि भैया मोहम्मद शाह रंगीला को निपटाने के लिए बाजीराव प्रथम ने दिल्ली का घेराव किया था। तो यहीं पर आपको बाजीराव प्रथम का एक समकालिक मामला, कंटेम्परेरी रूलर का फॉर्मेट भी देखने मिल सकता है। बाजीराव फर्स्ट के बाद में बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब कहा जाता है, 1740 से लेकर 1761 तक अब ये पेशवा के पद पर बैठते हैं। जैसे ये पेशवा के पद पर बैठते हैं उसी समय पर जो छत्रपति थे जिनका नाम था शाहू जी, उनकी मृत्यु हो जाती है और आपको एक नए यहाँ पर छत्रपति देखने मिलते हैं। उनका नाम है राजाराम सेकेंड, राजाराम द्वितीय। राजाराम द्वितीय कमजोर छत्रपति थे, इसलिए एक संगोली की संधि, संगोला की संधि होती है 1750 में। इस संधि के माध्यम से मराठा साम्राज्य के जो सारे अधिकार थे, अभी जो नाम मात्र का प्रधान मामला आपको यहाँ भी देखने मिल रहा था, वो सारे के सारे अधिकार, मेन डिसीजन लेने का अधिकार पेशवा के पास आते हैं। यानी मराठा साम्राज्य का जो असल व्यक्ति बन जाता है अब वो छत्रपति नहीं है, अब वो पेशवा है। बात हो रही है संगोला की संधि की, पेशवा को संपूर्ण अधिकार मिल रहे हैं और इस समय पर पेशवा है बालाजी बाजीराव नाना साहब जिसे कहा जा रहा है, बालाजीराव बाजीराव बल्लाट के बाद की बात चल रही है। ये पूना को अपनी कैपिटल बनाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात साथियों, इस समय पर अहमद शाह अब्दाली जो अफगानी शासक हैं उसका वायसराय मराठाओं के दरबार में आता है, उसको भगा दिया जाता है, जो भी है उसकी बातों को नहीं माना जाता। तो अहमद शाह अब्दाली रुष्ट हो जाता है। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं की तरफ से कौन है, पेशवा, और पेशवा में भी कौन है की तरफ से कौन है, बालाजी बाजीराव या राणा साहेब। इनके बीच में भारत का एक सबसे प्रचलित वॉर होता है, फेमस युद्ध होता है, उसका नाम है पानीपत का तीसरा, थर्ड वॉर ऑफ दी पानीपत, जो 1761 में आपको देखने मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध आपको किस किस के बीच में देखने मिल रहा है, अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान से था और वास्तव में मराठा से, और मराठाओं के जो सेनापति हैं इसका नाम है विश्वास राव, जो वास्तविक शक्ति को होल्ड कर रहे हैं उनका नाम है सदाशिव राव, और आपको तोप खाने के जो प्रधान देखने मिल रहे हैं उनका नाम है इब्राहिम गारदी। एक मूवी अभी आई भी थी पानीपत वाला, तो आप उस मूवी को भी देखोगे, अर्जुन कपूर थे शायद उसमें जो कास्ट लीड रोल प्ले कर रहे थे, उसका मामला भी आपको देखने मिल सकता है। जैसे ये वॉर होता है पानीपत का तृतीय युद्ध, देखो फर्स्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, सेकंड की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो बात हम समझेंगे मध्यकाल में। तीसरा वॉर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में मराठा और अफगानी शासक के बीच में देखने मिलेगा। ये तब की बात चल रही है जब सल्तनती का जो पद है वो कमजोर हो चुका है, पेशवा पद भी लगातार कमजोर होते जा रहा है, और इस समय पर धीरे करते बात चल रही है 1761 की। साथियों 1761 को समझना कि इस समय तक 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो चुका है, अंग्रेज जीत चुके हैं, और बैटल ऑफ बक्सर की तैयारी चल रही है, और इसी बीच में 1761 हो रहा है। 1761 में कई सारे इतिहासकार कह रहे हैं जो वॉर होने वाला है ये बहुत ज्यादा निर्णायक होने वाला है।
डिसीजन मेकर होने वाला है। और क्या डिसीजन मेकर, कि भारत पे कौन राज करेगा। देखो अंग्रेज लगातार फैलते जा रहे हैं। हाँ, अंग्रेजों के फैलते समय अगर मराठा ना हारे और मराठा अपने डोमिनेंस को वापस से एस्टेब्लिश कर दें, अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली को हरा दे, डिफीट कर दें, तब हो सकता है अंग्रेज ना फैल पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही आपको पानीपत का तृतीय वॉर देखने मिल रहा है, इससे कई सारे कारण थे जो मैंने आपको बताए, लेकिन आपको इसका मेन आउटकम रिजल्ट देखने मिलेगा कि मराठा इस वॉर को हार जाते हैं और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की डिफीट को, मराठाओं की हार को पंडित काशीराज के द्वारा मराठाओं के लिए प्रलयकारी कहा जाता है। पराजय का कारण था क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग नहीं होना, क्योंकि मराठा अपने आपस में हैदराबाद के निजाम से लड़ाई कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रीय गुटों के साथ में मराठाओं की नहीं पट रही है। और चौथ और सरदेशमुखी, अगर आप लोकल के लोगों पर, लोकल के राजाओं पर, आस पड़ोस के राजाओं पर अटैक करके उनसे टैक्स लोगे, तो सीधी बात है उनके मन में भी दुश्मनी की भावना, अगेंस्ट की भावना बैठेंगी। वो आपका सहयोग नहीं करेंगे, वो ब्रिटिश का सहयोग देंगे, अफगान का सहयोग देंगे, किसी का भी सहयोग देंगे, लेकिन आपकी हेल्प नहीं करेंगे। और यही कारण था भैया, जो रीजनल पावर्स थी वो मराठाओं के साथ में नहीं आती है। और भारत में, भारत के इतिहास के निपटने का मेन कारण यही है कि जब भी कोई बाहर का व्यक्ति आया, हम एकजुट नहीं हुए, हमने आपस में ही, हमने क्रैब मेंटेलिटी को देखा, मतलब कि खुद आगे नहीं बढ़ना है तो दूसरे को भी आगे नहीं बढ़ने देना है। क्षेत्रीय सहयोग नहीं मिल पाने के कारण आपको मामला खत्म होते देखने मिलता है। और पॉइंट समझना, मेन पॉइंट यहां पर ध्यान रखना साथियों, कई सारे इतिहासकार कह रहे हैं कि पानीपत के वॉर में जब मराठा हारे, तो इस वॉर ने यह तय नहीं किया कि वास्तव में भारत के अंदर अगला डोमिनेंस किसका होगा, कौन भारत पर राज करेगा, लेकिन यह तय कर दिया कि मराठा तो रेस से बाहर हो चुके हैं। मराठा भारत के, जो अभी तक दिल्ली पर शासन करने का थॉटोलॉजी चल रहा है ना, छत्रपति पद के बाद से, पेशवाओं के पद के बाद से, कि हम दिल्ली में अपने क्षेत्र को अटक से लेकर कृष्ण तक, नहीं हो पाएगा। वो सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप कमजोर प्रदर्शन कर रहे हो, यहाँ पर आप युद्ध में हार जा रहे हो अफगानी शासकों से, क्षेत्रीय शक्ति अभी आपकी सहयोग नहीं कर पा रही। तो भैया यहाँ पर मराठाओं को कमजोर रूप में देखा गया, क्योंकि वो इस वॉर को हार चुके हैं। और कहा जा रहा है कि इस युद्ध ने तय कर दिया कि अब मराठा अपनी शक्ति को एक्सपांड नहीं कर पाएंगे। और पॉइंट समझना, प्रश्न आता है, क्या अहमद शाह अब्दाली जो अफगान से आया था, क्या वो भारत के ऊपर अपना डोमिनेंस स्टेब्लिश करेगा? तो उसने कहा नहीं, मैं भी भारत के ऊपर राज नहीं करना चाहता, क्योंकि अफगान की मेंटेलिटी थी कि आओ युद्ध लड़ो, लूटो और चले जाओ। तो उसने भी क्लियर कर दिया कि ना तो मैं भारत पर शासन करूंगा, और क्योंकि मराठा हार चुके हैं तो ना ये भारत पर शासन करते। तो पॉइंट समझना, इस समय पर थोड़े टाइम के बाद में होता है बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के वॉर में यहां पर आपको अंग्रेज जीते देखने मिलते हैं, और तय हो जाता है कि कहीं ना कहीं अब इंग्लिश का शासन या ब्रिटिशर्स का एक्सपांशन भारत में होने वाला है, और यहीं से कहानी बदलने वाली है। साथियों, ये थी आज तक की कहानी। अभी मराठाओं का 2.0 वर्जन बचा हुआ है, अंग्रेज कैसे फेस ऑफ करने वाले वो बचा हुआ है। तो इस कहानी को हम कल और कंटिन्यू करेंगे, तब तक जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।